नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आइए आज महान फिलोसोफर मिस्टर लाओ त्सु के बारे में चर्चा करते हैं। लाओ त्सु के जीवन काल में जब लाओ त्सु जिंदा थे उस समय वो काफी पॉपुलर थे अपने देश में, अपने राज्य में। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कोने कोने से लोग उन्हें सुनने और देखने को आते थे। इस बात को जब राजा को, उस राज्य के राजा को जानकारी मिली तो मिस्टर लाओ त्सु से काफी प्रभावित हुए और राजा लाओ त्सु से बोल पड़े कि आप मेरा मंत्री बन जाइए, मेरे राज्य का मंत्री बन जाइए। लाओ त्सु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं जिस हालात में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मंत्री बनने का कोई जरूरत नहीं। फिर राजा ने कहा नहीं, आप मेरे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इस तरह से बुद्धिमत्ता से किए गए फैसले देश हित में होंगी, राज्य हित में होंगी और इस तरह से हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इस पर लाओ त्सु बोले कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से जो कार्य करूंगा वो शायद आपको रास न आए, नहीं आपके प्रजा को। फिर राजा इस पर बोल पड़े, मैं आपकी बुद्धिमत्ता को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं, इतने सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप मेरे राज्य में हैं, तो आपकी भला बुद्धिमत्ता से, आपकी बुद्धिमानी से मुझे और किसी प्रजा को क्या परेशानी हो सकती है? जो होगा मैं देख लूंगा, कृपया आप मंत्री के पद को ग्रहण करें। इस पर लाओ त्सु ने मंत्री का पद ग्रहण कर लिया। उन दिनों उसी दरमियान एक नौजुवक जो एक नगर सेठ के घर में, गरीब नौजुवक नगर सेठ के घर में काम करता था, नौकरी करता था। उस नगर सेठ की बेटी जो कीमती गहनों के हार पहनती थी, वो अपने गार्डन में ही हार को भूल करके अपने घर में अंदर चली गई। उसके कुछ क्षण के बाद कोई चिड़िया आई और उस हार को अपने ठोड़ से उठाकर किसी वृक्ष पर जा बैठी। तब तक ये जो गरीब नौजुवक जो वहां नौकरी करता था उसकी नजर उस चिड़िया पे पड़ी और हार को देखकर ये अचंभित हुआ और सोचने लगा कि अच्छा हुआ ये चिड़िया ये हार कंपाउंड से बाहर नहीं लेकर गई, नहीं तो कंपाउंड से बाहर गिरता तो न जाने किसका नजर पड़ता और चोरी हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि कंपाउंड के बाहर ही पेड़ पर बैठी है। कुछ देर के बाद चिड़िया उड़ गई, वही सखा पे छोड़कर उस हार को। ये गरीब नौजुवक उस हार को उतारा और उसने सोचा कि उसके पैसे की जरूरत थी, वो बाहर बेचने के लिए ले गया। तब तक पकड़ा जाता है, वो युवक पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया चोरी के आरोप में। संजोग से उन दिनों उस दरमियान उस समय लाओ त्सु उस अदालत के न्यायाधीश थे जिस अदालत में इस गरीब नौजुवक को चोरी के इल्जाम में ले जाया गया। नगर सेठ देखते ही चिल्ला पड़ा इस चोर को, बोला कि इसका सर कलम कर दो, इसने मेरी बेटी के कीमती हार चुराए हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे यहाँ ही नौकरी करता था और मेरे यहाँ ही मेरी बेटी के कीमती हार को इसने चुरा लिया। मिस्टर लाओ त्सु ने फैसला किया कि नगर सेठ को 10 कोड़े, नगर सेठ के ऊपर 10 कोड़े बरसाए जाए और उस पर से नगर सेठ की संपत्ति के 10% हिस्सा इस गरीब नौजुवक को दी जाए। इस पर
वो अमीर नगर सेठ भड़क उठा, काफी आग बबूला हुआ और दौड़ते हुए राजा के पास गया, राजा के दरबार में गया और राजा को बोला कि जहां पना देखिए क्या से क्या हो गया, मेरे घर में चोरी हुई। और फिर चोर को दंड देने की बजाय न्यायाधीश साहब ने, जज महोदय ने मुझे ही 10 कोड़ा बरसाने के आदेश दे दिए, ऊपर से मेरी संपत्ति का 10% उस चोर को देने की बात कर दी। ऐसा फैसला दिया है उन्होंने। राजा सुनते ही बोले कि भला लाओ त्सु ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। भला बुलाओ तो सही, लाओ त्सु से सुनो कि आखिर बात क्या हुई, क्यों उन्होंने इस तरह का फैसला दिया। मिस्टर लाओ त्सु आते हैं। राजा पूछते हैं कि माफ कीजिएगा, आपकी बुद्धिमत्ता पर मैं शंका नहीं कर रहा, लेकिन इस नगर सेठ के घर में चोरी हुई है और जिस चोर ने चोरी की उसे आपने दंड नहीं दिया, उल्टा में नगर सेठ को 10 कूड़े बरसाने की बात आपने कही और अपने संपत्ति का 10% इस चोर को देने की भी बात कही है अपने आदेश में। क्या ये सच है? लाओ से बोले बिल्कुल सच है, ऐसा होना ही चाहिए। ये नगर सेठ कैसा सेठ है कि इतना कीमती हार इसके घर से चोरी हो जाता है, इसे पता भी नहीं चलता। इसका मतलब है इसने बहुत ज्यादा जमा कर लिया है, इसे जरूरत से ज्यादा है, जो खो भी जा रहा है तो इसे उसका ध्यान नहीं रहता, इसे उसका पता नहीं चलता। इसलिए ये सबका धन इसने मार रखा है, सबका धन इसने जमा कर रखा है, इसलिए इसको 10 कोड़े मिलने चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा धन, औरों का धन भी इसी ने हड़प कर रखा हुआ है, इसलिए ये इसे ध्यान ही नहीं रहती कि इसका हार कीमती चोरी हो जाता है और इसे ध्यान नहीं होता, इसलिए 10 कोड़े तो इसको पड़ने ही चाहिए। और रही बात, मैंने उस नौजवान चोर की सारी बातें सुनी, उसकी स्थिति को मैंने देखा तो पाया कि इसे 10% धन की आवश्यकता है और उस पर अत्याचार हुआ है उस नौजवान के ऊपर। इस नगर सेठ ने उसे उसका सर कलम करने की बात कही है, इस नगर सेठ ने उसका सर काटने की बात करी, तो ये अत्याचार हुआ उस नौजुवक के ऊपर, इसलिए इनका हर्जाना बनता है। तो इनका हर्जाना 10%, इनके संपत्ति का 10% हिस्सा इस नौजुवक को दे दिया जाए। तो दोस्तों, लाओ त्सु सुनने में तो अजीबोगरीब लगता है, लेकिन ये फैसला उस समय मिस्टर लाओ त्सु ने सोचा, समझा और उस समय उनके फैसले का उपहास उड़ाया गया। लेकिन आज दुनिया भर की सरकारें धन शोधन की जो नई नीति लेकर आई हैं, इनकम की जो नई नियमावली लेकर आई हैं, जो नई विधियां आई हैं, जो नई कानूनें आई हैं, उन सब में इसी तरह के एक फिल्टर किए गए हैं। धन शोधन से संबंधित ही कानून है कि आपको डिटेल्स देने पड़ते हैं कि आपने इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की। ये शुरू में मिस्टर लाओ त्सु ने ही सोचा था। तो दोस्तों, इस तरह से है। यहां तो जो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा जमा कर ले उसे ही सफल कहा जाता है, जितना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ले उसे ही लोग सफल मानते हैं। लेकिन मिस्टर लाओ त्सु के नजर में और हम सबों की नजर में एक नेक इरादा यही होना चाहिए कि जो जितना ज्यादा जमा कर ले वो उतना ही बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उस संपत्ति का अहमियत तभी तक है जब आपकी आंखें खुली हैं, जिससे आप देख पा रहे हैं। जब आपकी आंखें बंद हो जा रही हैं, फिर वो संपत्ति किसी काम की नहीं रहती। तो दोस्तों, संपत्ति तो उतनी ही होनी चाहिए जितना आपके साधन के रूप में आवश्यकता है आपके शरीर को चलाने के लिए। बाकी आप
साधन जुटा लेते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, दुख के भंवर में गिरते चले जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं, पीड़ित होते चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं, परेशान होते चले जाते हैं। बेहद ही बेढंगे स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है सिर्फ अपनी नासमझियों की वजह से। इसलिए दोस्तों, संपत्ति होना पाप नहीं है। संपत्ति तो होनी ही चाहिए, खूब ज्यादा संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन संपत्ति का सही सदुपयोग भी होना चाहिए। संपत्ति का सिर्फ पर्सनल, व्यक्तिगत, निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो संपत्ति बीमारी का कोड़ का काम करती है, बीमार बना देती है। न बच्चे ठीक होते हैं, न आपके दिमाग ठीक रहते हैं। वो पैसा, वो संपत्ति आपके दिमाग में प्रवेश कर जाती है। जब तक बाहर है, आपके पास है, तब तक ठीक है। जब आपके दिमाग में, आपके जहन में वो घर कर जाती है, तो निश्चित रूप से वो नुकसानदेह हो जाती है। आपके सिर्फ आपके व्यक्तिगत के आप ही के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के ढांचा ही गिरा देती है, जो संस्कारों के बुनियाद पर खड़ा होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये एक अद्भुत लाओ त्सु की मैंने अद्भुत कहानी आपको सुनाई, जिससे सीख मिलता है। पहले फैसले भी कैसे होते थे, हमारे महापुरुष लोग जो फिलॉसफर थे, जिस सेठ के घर से चोरी हुई, सजा उसको, जिसने चोरी की उसके प्रति रहम। ये है सही समझ। यहाँ किसी तरह के प्रूफ और प्रोपगंडे की जरूरत नहीं है। नेक दृष्टि, नेक इरादा और दूरदृष्टि से विचार उत्पन्न हुए, और आज सभी देशों में, मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के देशों में इस तरह के कानून लागू हो चुके हैं, किसी न किसी लॉ के रूप में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विचारों के साथ। तब तक दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।